हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में नियम 3 से 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम हेनरी का नियम, कॉलराश का नियम, राउल्ट का नियम और फैराडे का नियम और कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को करने वाले हैं। तो चलिए, इसमें हमारा पहला नियम है हेनरी का नियम। तो देखिए, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होते हैं। यानी कि देखिए, हेनरी का नियम, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो देखिए, घुली हुई गैस की मात्रा समानुपाती किसके, गैस के दाब के, यानी कि m समानुपाती है p के। अब देखिए, ये चित्र देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये कोई विलायक है, ये विलयन है, इसमें ये विलायक घुला है और देखिए स्थिर ताप पर यानी कि T कांस्टेंट ताप पर। अब देखिए, इसमें कोई गैस जितने प्रेशर से हम नीचे दबाएंगे उतनी अच्छी घुलेगी। और देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने O2 गैस को घोला है, हमने यहाँ पे स्थिर ताप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया ऊपर से, तो ये क्या, जितना हम प्रेशर लगाएंगे ये उतनी ही घुलेगी। यही हमारा हेनरी का नियम कहता है। तो देखिए, घुली हुई गैस की मात्रा समानुपाती किसके, गैस के दाब के, यानी कि m समानुपाती है p के। अब देखिए m बराबर KH इंटू पी। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे KH क्या है, KH है हमारा हेनरी नियतांक, क्योंकि ये था समानुपाती। तो समानुपाती से बराबर करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम बोलेंगे हेनरी नियतांक। तो m इजिकल टू KH इंटू पी, ये हो गया हमारा हेनरी नियतांक। अब देखिए, KH क्या है, ये हमारा हेनरी नियतांक है, P क्या है, P दाब है, और m क्या है, m हमारा घुली हुई गैस की मात्रा। अब देखिए, बात आती है हेनरी के नियम की सीमाएं। और देखिए, अगर आपसे 2 नंबर में पूछा गया हेनरी का नियम तो आप सिर्फ ये डेफिनेशन और सिर्फ यहाँ तक लिखोगे, लेकिन अगर आपसे 3 से 4 नंबर में पूछा गया है तो आप लिखोगे हेनरी के नियम की सीमाएं। और देखिए, कई बार डायरेक्टली 2 नंबर में पूछ ली जाती है हेनरी के नियम की सीमाएं। तो देखिए, हेनरी के नियम की क्या सीमा है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। ये कौन सा विलयन पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है, और यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। तो देखिए, हेनरी के नियम की सीमा क्या है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है, और यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अब देखिए, अगला है हमारा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो देखिए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, गोताखोर द्वारा सांस लेने में, गोताखोर द्वारा सांस लेने में, शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, फेफड़ों की क्रियाविधि में, और पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में। ये थी हमारे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपसे 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाए हेनरी का नियम तो आप उसकी डेफिनेशन, सीमाएं और अनुप्रयोग जरूर लिखना। अब देखिए, अगला है हमारा राउल्ट का नियम। देखिए फ्रेंड्स, ये नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, और ये नियम भी हमसे 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या कहता है, हम यहाँ पे लिखते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। फिर से देखिए, राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। यानी कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन समानुपाती किसके, विलय के मोलंश के, किसके मोलंश के, विलय के मोलंश के। यहाँ पे बोला है विलय के मोलंश। तो फिर तो देखिए, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0। ये हो गया वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, P0 माइनस PS अपॉन P0। अब समानुपाती है विलय के मोलंश के। तो देखिए, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और अगर यहाँ पे आता विलायक के मोलंश के तो यहाँ पे आ जाता कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे बोला गया विलय के मोलंश के तो स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन। अब देखिए, एन क्या है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे मोलों की संख्या क्या है फ्रेंड्स, एन क्या है, यहाँ पे मोलों की संख्या है। अब देखिए, बोला है तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए तो एन सबसे बड़ा किससे है, एन बड़ा है स्मॉल एन से, तो यानी कि एन प्लस एन की जगह क्या कर देंगे, हम कैपिटल एन लिख देंगे। तो हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन।
अब देखिए n क्या होता है, n होता है मोलों की संख्या, तो ये क्या होता है, भार बटे अणुभार के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, हम इसकी जगह लिखेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n की जगह स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और कैपिटल n की जगह कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे P0 क्या है, यहाँ पे P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। ये देखिए ये हमें ज़रूर लिखना है। अब देखिए बात आती है राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो देखिए राउल्ट के नियम की सीमा यह तनु विलयन पर लागू होता है और देखिए हेनरी का नियम भी तनु विलयन पर लागू होता है, तो दोनों में ये सिमिलर है। तो राउल्ट का नियम की सीमा क्या है, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। यह नियम केवल अवाष्यील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है और विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता। और देखिए अगला है, विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ के विलय राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो देखिए ये थी राउल्ट के नियम की सीमाएं। अब देखिए अगला है हमारा कार्ल-रॉस का नियम। तो देखिए कार्ल-रॉस का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए कार्ल-रॉस का नियम क्या कहता है, हम यहाँ पे लिखते हैं कार्ल-रॉस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। फिर से देख लीजिए कार्ल-रॉस का नियम क्या कहता है, कार्ल-रॉस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। अनंत तनुता यानी कि अब देखिए पहले देखिए आप, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या होती है, मोलर चालकता होती है लैम्डा m। क्या होती है मोलर चालकता, मोलर चालकता होती है लैम्डा m। अब यहाँ पे लिखा है अनंत तनुता पर, तो यहाँ पे आ जाएगा अनंत लैम्डा m। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों, विद्युत अपघट्य क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया NaCl, ये विद्युत अपघट्य, इसमें विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि अनंत लैम्डा m NaCl इज इक्वल टू अनंत लैम्डा m Na प्लस प्लस अनंत लैम्डा m Cl माइनस, यानी कि NaCl क्या है, ये हमारा विद्युत अपघट्य है। अब देखिए इसमें Na क्या है, ये धनायन है और Cl क्या है, ऋणायन है, तो इनको जोड़ना है। यही हमारा कार्ल-रॉस का नियम कहता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब देखिए बात आती है कार्ल-रॉस के नियम के अनुप्रयोग की। तो देखिए वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, तो पहला किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। वियोजन की कोटि को अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। तो लिखा है ना, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। देखिए कई बार डायरेक्टली आपसे वियोजन की कोटि के बारे में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से आपकी वियोजन की कोटि भी तैयार हो रही है। तो सी क्या है, सी सांद्रता लैम्डा n, लिखा है ना सी किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो सी लैम्डा m, और अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है अनंत लैम्डा m। तो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू सी लैम्डा m अपॉन अनंत लैम्डा m। ये हो जाएगा हमारे वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। अब देखिए अगला है हमारा विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। तो देखिए प्रथम नियम है, फैराडे ने कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे, तो ये है प्रथम नियम। तो इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से देख लीजिए प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम बोलता है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि पदार्थ की मात्रा समानुपाती किसके है, आवेश की मात्रा के। देखिए ये क्या है, ये कोई विलयन है, इसमें इलेक्ट्रोड लगे हैं, ये इसमें इलेक्ट्रोड की छड़ लगी है, ये माइनस है और ये प्लस है, कैथोड और एनोड छड़ लगी हुई है। और देखिए ये क्या है, पदार्थ की मात्रा। तो आप देखिए चित्र आप ऐसे बना देंगे और लिखोगे पदार्थ की मात्रा समानुपाती आवेश की मात्रा की, यानी कि W समानुपाती है Q की। हम जानते हैं Q के बराबर होता है IT, तो हम यहाँ पे कर देंगे W समानुपाती IT। अब देखिए ये है
समानुपाती। अब हम इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा एक नियतांक, तो आ जाएगा W इज इक्वल टू Z इंटू IT। और Z क्या है? Z हमारा एक रासायनिक तुल्यांक है। अब देखिए अगला है हमारा द्वितीय नियम। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के द्वितीय नियम। तो देखिए द्वितीय नियम क्या बोलता है? द्वितीय नियम बोलता है इस नियम के अनुसार यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांक की भारों के समानुपाती होती है। फिर से देख लीजिए, इस नियम के अनुसार यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांक की भार के समानुपाती होती है, यानी कि W1 समानुपाती E1 के और W2 समानुपाती E2 के। अब देखिए यहाँ पे कि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य है, तो यहाँ पे लिया है भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य, यहाँ पे लिया है ZnSO4, देख लीजिए यहाँ पे लिया ZnSO4, यहाँ पे लिया है NaCl, तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य लिए है ना, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है तुल्यांक की भारों की क्या होती है? समानुपाती है। तो आप ये ऐसे चित्र बना दोगे, यानी कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, और E1 और E2 क्या है? तुल्यांक की भार है, और W1 और W2 क्या है? पदार्थ की मात्रा है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाओं को देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें हमारी पहली अभिक्रिया है शिमट अभिक्रिया। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, डायरेक्टली हमसे पूछ ली जाती है। तो शिमट अभिक्रिया क्या है? एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजनिक अम्ल से कराने पर मैथिलएमिन बनती है, इस अभिक्रिया को शिमट अभिक्रिया कहते हैं। एसिटिक अम्ल क्या है? CH3COOH, और हाइड्रोजनिक अम्ल तो N3H से कराने पर क्या बनेगा? मैथिलएमिन, यानी कि CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखिए अगली हमारी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या कहती है? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहती है एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एरिल क्या होता है? एल्किल होता है RX, यह हो जाता है CH3X, और एरिल क्या होता है? एरिल होता है बेंजीन रिंग पर हैलाइड, यानी कि हैलाइड कुछ भी हो सकते हैं, FCl BRI कुछ भी। तो देखिए एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए जब भी आप सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो उत्प्रेरक शुष्क ईथर होना चाहिए, क्योंकि ये कंपलसरी है। तो देखिए जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? टॉल्यूइन प्राप्त होगा और सोडियम हैलाइड प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 से गुणा इसलिए करी है अपने समीकरण को संतुलित करने के लिए, क्योंकि देखिए बेंजीन एक पर ये CH3 यहाँ पे चला जाएगा और ये 2x बचे और 2NaX हो जाएगा। अब देखिए अगला है विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और ये डायएथिल ईथर की प्रयोगशाला बनाने वाली विधि है। तो देखिए विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं। तो RX प्लस RONA के शुष्क ईथर के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या प्राप्त हुआ? RORNaX। तो देखिए ये तो था एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए यहाँ पे R की जगह आप क्या लिख सकते हो? CH3 भी लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो। तो देखिए C2H5X एल्किल हैलाइड की हमने कैसे क्रिया कराई? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त हुआ डायएथिल ईथर, और क्या प्राप्त हुआ? NaX। अब देखिए अगली हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या कहती है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस विधि को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एल्किल हैलाइड के दोनों लिए उनके जिंक के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ? एल्केन प्राप्त हुआ और ZnX2 प्राप्त हुआ। अब देखिए अगली है गाटामैन अभिक्रिया। तो देखिए गाटामैन अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हमसे पूछ ली जाती है कि गाटामैन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। तो देखिए गाटामैन अभिक्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर Cu कॉपर के साथ हैलोजन अम्ल क्या होता है? HCl HBr आदि के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटामैन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम